Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Play Group to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं और अपनी पत्नी डिंपल की संपत्ति से जुड़ा एक राज छिपाकर बुरे फंस गए हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री कृष्ण पाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल कर अखिलेश यादव को नोटिस जारी करने तथा उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है. भाजपा नेता श्री कृष्ण पाल के मुताबिक इस शपथ पत्र में अखिलेश यादव ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति को लेकर झूठ बोला है. दाखिल आपत्ति में कहा गया है कि अखिलेश यादव वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन के पेज संख्या 7 पर साकिन मुचहरा सैफई इटावा क्रय की गई भूमि रकबा 17.93 एकड़ का मूल्य 14,96,561 रुपये दर्शाया है, जबकि विधान परिषद 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा उक्त भूमि का मूल्य 17,53,998 रुपये दर्शाया गया था. यही नहीं, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उक्त भूमि की कीमत 17,53,997 रुपये दर्शाया था, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी भूमि की कीमत 14,96,541 रुपये दिखाया है. श्री कृष्ण पाल ने कहा कि यह जानबूझकर की गई गलती है, इसलिए अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करते हुए उन्हें नोटिस जारी की जाए. क्यों दाखिल की है आपने? माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है. इसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति, अचल संपत्ति जो दिखाया है कर दीजिए, उसका मूल्यांकन कुल उन्होंने बताया है 14,96,541. इसका ज़मीन का रकबा है 17.93 एकड़. और यही ज़मीन, यही नंबर जब 2012 में विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने प्रदर्शित किया, उसमें उन्होंने इसका मूल्यांकन 17,53,997. ये किसी की भी ज़मीन हो उसका मूल्यांकन बढ़ता है. 7 साल में उनके ज़मीन का मूल्यांकन कम हो गया. ये उन्होंने गलत तथ्य दिया है और एफिडेविट दिया है. ये आपराधिक
ये आपराधिक कृत्य है। इसके आधार पर उनको नोटिस होनी चाहिए और उनका पर्चा निरस्त होना चाहिए। कितना अंतर हुआ उस समय की प्रॉपर्टी के दाम में और इस समय में? कुल 3 लाख से ज़्यादा। मतलब 3 लाख कम कर दिया उन्होंने? जी। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया है आपने? हमने आपत्ति दाखिल किया है। आपत्ति कोर्ट में? कोर्ट में नहीं, चुनाव अधिकारी का रिटर्निंग अफसर के यहाँ हमने आपत्ति दाखिल किया। निर्णय लेना उनका काम है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उनका पर्चा निरस्त किया जाए, उनको नोटिस करके उनसे पूछा जाए उन्होंने गलत एफिडेविट क्यों दिया है। आजमगढ़ जिले की सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमे के तथ्यों को छिपाकर नामांकन करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि मुकदमा होने की बात उजागर होने पर निरहुआ ने तीसरे व चौथे सेट में नामांकन कर शपथ पत्र में मुकदमा दर्ज होने का जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी इसको मुद्दा बनाकर निरहुआ को घेरने में जुट गए हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि यह गंभीर बात है। कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो अपनी प्रॉपर्टी से लेकर आपराधिक मुकदमे तक का हलफनामा देता है। निर्वाचन आयोग में किसी तथ्य को छिपाना अपराध है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग किया कि मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें, निरहुआ का पर्चा निरस्त किया जाए। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि निरहुआ मनोरंजन करने आए हैं और मनोरंजन करें, आजमगढ़ की जनता उन्हें बैरंग वापस कर देगी। निश्चित रूप गंभीर बात है और कोई भी प्रत्याशी जब लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो अपनी प्रॉपर्टी से लेकर के आपराधिक मुकदमे के साथ साथ सभी चीज़ों का एफिडेविट देता है। निर्वाचन आयोग में किसी तथ्य को छिपाना ये संज्ञेय अपराध है और हम निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इसका वो संज्ञान लें और इस पर यथोचित कार्रवाई करें। ये तो बेबुनियाद बात है कि कोई इतना बड़ा कलाकार और आजमगढ़ से चुनाव लड़े जिनको सारी चीज़ की जानकारी हो, कहें कि हमको जानकारी नहीं है, तो ये तो गुमराह करने की बात है, झूठ बोलने की बात है। और हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेगा और उनका पर्चा जो है यहाँ से निरस्त होगा। देखिए, जो लोग चुनाव हारते हैं इसी तरह का अनाप शनाप बयान देते हैं। अब ऐसे लोगों का हम संज्ञान बार बार नहीं लेते। वो जो है मनोरंजन करने आजमगढ़ का आए हैं, मनोरंजन करें और जनता उन्हें बैरंग वापस कर देगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 6वें चरण के चुनाव को लेकर नामांकन खत्म हो चुका है। नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। गुरुवार को नाम वापसी है और 26 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। नगर के एलवल मोहल्ले में पेट्रोल पंप के समीप और निजी विद्यालय के बीच स्थित कबाड़ के एक गोदाम में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने की कोशिश में लग गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भी घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग के रौद्र रूप को देखते हुए मुकेरीगंज की घटना को याद कर लोग कांप उठे। गनीमत यह रही कि अगलगी की इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ क्या करना है? हमारे बगल में कबाड़ी की दुकान थी, गोदाम था और उसमें करीब करीब बहुत बीहड़ आग लग गई और फायर ब्रिगेड वगैरह और हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पे काबू पाया
और काफ़ी माल मतलब माल जल के नुकसान, लाखों का लगभग माल नुकसान हो गया। और पूरा इस घटनाक्रम से पूरा मोहल्ले में एक जैसे एक भय व्याप्त हो गया है कि आग वगैरह से जानते ही हैं कि आग से मतलब अच्छे डर जाते हैं। तो और पूरा परिवार उनका सदमे में है जिनकी दुकान थी, और यही है सब घटना चल रहा है। और किसी अभी तो आग पे काबू पाया जा चुका है, और फायर ब्रिगेड वालों ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की और आम पब्लिक ने भी काफ़ी मेहनत किया। उसके बाद उस आग पे हम लोग काबू किसी तरह पाए हैं। और नहीं कोई हताहत नहीं हुआ, बस वही है कि माल का काफ़ी नुकसान हो गया उनका, मतलब माल ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये मोहल्ला एलवल में हुई है, और आजमगढ़ मोहल्ला एलवल है, चौक के बगल में, उसी में ये घटना हुई है। कबाड़ गोदाम के मालिक पंकज सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे उन्हें घटना की जानकारी हुई। पता चला कि गोदाम के बगल में ही कूड़ा जलाया गया था, उसी की चिंगारी अंदर आई और सब कुछ जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि अगलगी की इस घटना में कई ट्रक सामान जल गए हैं, उन्हें 7 से 8 लाख का नुकसान हुआ है। ये गोदाम गत्ता उत्ता का था, गत्ता कागज़ का इसी का था। क्या हुआ, कब घटना घटी, क्या हुआ था? ये घटना सुबह 7 बजे जो है कि पता चला है कि आग लग गई है, और बगल में जो है कि कूड़ा जब सब जलाए हुए थे, तो उसी की चिंगारी अंदर आई है, उसी सब पकड़ लिया है। तो कितने का नुकसान हुआ? अरे लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी? फायर ब्रिगेड आई थी, बहुत मदद किए लोग फायर ब्रिगेड वाले, उन्हीं की वजह से बुझा है आग, नहीं तो बहुत ज़्यादा पकड़ लिया था। किसी का नुकसान नहीं हुआ है, बस हमारा ही नुकसान हुआ है। और वगैरह सब बच गए। तो क्या चीज़ रखा हुआ था इस गोदाम में? इसमें सब कागज़ था, पूरा कागज़ भरा हुआ था, गत्ता था और एक कॉपी किताब थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में बुधवार को सिधारी हाट स्थित श्रीमन मंगलम मैरिज हॉल में राष्ट्र के निर्माण में हिंदुस्तानी मदरसों का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शाहिद अख्तर एवं मजाहिर खान रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए इंद्रेश जी ने कहा कि मदरसे राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी जरूरी है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। संगोष्ठी के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुसलमानों ने जिन पार्टियों पर भरोसा किया, उन पार्टियों ने इन्हें तालीम और तरक्की से दूर रखा। दावा किया कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कई काम किए हैं, जिससे इस समाज का झुकाव 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रति है। हिंदुस्तान में दुनिया के सब मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वतन पहले है, जात मजहब जुबान पार्टी बाद में। 2 रोशनियों में चर्चा थी, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियत। मुसलमान थे इसलिए कुरान शरीफ सुन्नत हदीस की रोशनी में। जिन पार्टियों से मुसलमान ने मोहब्बत की, मुसलमान का ये कहना था कि उन पार्टियों ने हमें तालीम से, तरक्की से, मुख्य धारा से बाहर फेंक दिया और हमें अनपढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, जहालत ये सब दी, बदतर किया। जिन पार्टियों से नफरत की उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं, परंतु एक किस्म से हम सदा के लिए दुश्मन हो गए। और इसलिए 5 साल के सफ़र में मुसलमानों ने 2018-19 में एक नारा लगाया, इस बार मोदी बीजेपी को हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए वोट करेंगे। पिछले साल मुस्लिम तंजीमों ने नारा लगाया था
बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। इस बार उन्होंने नारा लगाया हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए करेंगे और उसको भी आजमाएंगे। हाजी 1,25,000 से 2 लाख हो गए। सारी स्कॉलरशिप दुगनी से 2.5 गुना राशि तक के हो गए। दुनिया के सब मुसलमान देशों में हिंदुस्तान बादशाह हो गया, पाकिस्तान उससे आउट हो गया। 72 साल में जिस पाकिस्तान को कई रास्तों से समझाने की कोशिश अलग अलग हुकूमतों ने की, 26/2 को इस हुकूमत ने उसको चांटा मारकर एक सबक सिखाया जिससे पूरा हिंदुस्तान खुशियों से झूम उठा और चीन को भी कड़ा सबक सिखाया। और इस प्रकार से जो कुछ ऐसी चीज़ें की, हिंदुस्तान में दंगे तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए क्योंकि आज भी दंगा कराने वाले नेता और पार्टियां जिंदा हैं, परंतु कुरान शरीफ का, बाइबल का, गीता का और श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो पेज फटता था और दंगे होते थे, कम से कम ये रुक गए और दंगों की तादाद में भी पर ईयर कमी आती चली। और इसलिए मायावती एक तरफ तो बाबा साहब अम्बेडकर और बाकियों का हवाला देकर कहती हैं और आज उनके संविधान की मर्यादाओं को बुरी तरह से अपमानित और कुचलने का काम वो कर रही हैं। और इसलिए उनके लाख कोशिशों के बाद भी मुसलमान उनकी इन बातों को सुनने के लिए और अल्पसंख्यक उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं है। कितना रहेगा 2019? ऐसा है कि तलाक इस्लाम में खुदा की नज़रों में गुनाह माना गया है और ऐसा गुनाह माना गया है जो खुदा को नापसंद है और इसलिए इस गुनाह के लिए कोई माफ़ी भी नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान, इस देश के अंदर जब मुस्लिम औरतों ने कोर्ट में जाकर इस गुनाह से, जुल्म से और निजात लेने के लिए अपील की, तो ऐसी अनेकानेक औरतों पर मजहबी और कट्टरपंथी और सो कॉल्ड लेफ्ट और सेकुलरिस्ट पार्टियों ने दबाव डाला, धमकाया, केस विड्रॉ करो। पर देखिए कितनी खूबसूरत बात है, एक भी औरत ने केस विड्रॉ नहीं किया। इनको लालच दिए गए लाखों लाख के, एक भी बिकी नहीं जिसने केस विड्रॉ किया। ये सब रसूल के रास्ते पर थी, इसलिए ना धमकियों से डरी ना पैसे से बिकी। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और ऐसी हज़ारों हज़ार औरतों को, और जिन्होंने मुकदमे लड़े, चंद औरतों को बहुत सलाम है कि उन्होंने एक खुददार हिंदुस्तानी का करैक्टर प्ले किया। और इसलिए सरकार ने कानून बनाया। सरकार कहती है इस जुल्म से सदा सदा के लिए मुक्ति। दूसरी पार्टियां कहती हैं औरतें इसी जुल्म में पिसेंगी। और इसलिए आज औरतों में ही नहीं, मर्दों में भी है कि हमें कहीं गैस कनेक्शन मिल रहा है, कहीं छत मिल रही है, कहीं हमें और चूल्हा मिल रहा है, कहीं हमें लैट्रिन बाथरूम मिल रहा है, कहीं मकान मिल रहा है, कहीं बैंक अकाउंट मिल रहा है। तो इसलिए के साथ साथ और इस एक घोर जुल्म से हमें मुक्ति दिलवाने का काम किया है। इसलिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर बीजेपी। इसलिए कट्टरपंथी जाते हैं औरतें वोट ना करने जाएं। इसलिए उत्तर प्रदेश में वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो रहे, इसलिए दलित वोट बैंक, अनुसूचित और इसी के साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट का प्रतिशत इन 3 रुझानों के अंदर घटा है, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं और दूसरा कट्टरपंथी और उनके वोट उनके खिलाफ ना पड़ जाएं इसलिए रोक रहे हैं। तो इस बात का संकेत है कि ये महागठबंधन बना नहीं, गठबंधन ठीक से चला नहीं और इसलिए ज़मीन खिसक रही है। वो सारी सिचुएशन को कम्युनलाइज करके वायलेंस में बदलने की कोशिश करेंगे। मैं मीडिया के द्वारा प्रदेश के वासियों को और देशवासियों को अपील करूंगा
ऐसे कट्टरपंथी और संकुचित सांप्रदायिक देश को जात मजहब पर लड़ाने वालों से बचें। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में मनाता आया है। इस अवसर पर पूरे देश में फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव कल्याण के महापर्व के रूप में जनपद स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में भी बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में CMO आजमगढ़ डॉक्टर AK मिश्रा उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में निरंकारियों के द्वारा किए जाने वाला आज का रक्तदान ऐतिहासिक हुआ करता है। प्रतिवर्ष अपने ही रिकॉर्ड को वह सुधारता है और न जाने कितनी ही जाने बचाया करता है। किया गया है ये निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे देश में आज के दिन और बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में निरंकारी मिशन इस कैंप का आयोजन करता है। एक बृहद कैंप, उसमें करीब 100 लोगों का 100 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 10 बजे तक करीब 80 लोग ब्लड डोनेट कर। ये ब्लड जो है जो इकट्ठा हो रहा है, इसमें जब हमारे पास स्टॉक हो जाता है तो उस समय हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे कोई कैलमिटीज़ हो गई, एक्सीडेंट्स हो गया, मास एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसा लावारिस व्यक्ति है जिसके पास कोई डोनर नहीं है, ये थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, तो इनको हम लोग सरकार का निर्देश है उस समय कि हम लोग बिना रिप्लेसमेंट के तत्काल उसको ब्लड दें, उसकी जान बचाना। तो ये मिशन है या और स्वयंसेवी संस्थाएं बीच बीच में हमारी इस पूर्ति इस कमी को जो है पूरा करती रहती है। शिविर के दौरान 250 से अधिक रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान के रूप में महादान किए जाने की संभावना जताई गई। शिविर के संयोजक राजेंद्र प्रसाद निषाद का कहना था कि बाबा हरदेव जी महाराज ने जब यह संदेश दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तब से उनके आदेश का अनुपालन करते हुए रक्तदान के कार्यक्रम का बृहद पैमाने पर आयोजन शुरू हुआ। 1984 से जो अनवरत जारी है। 24 अप्रैल निरंकारी मिशन में एक महत्वपूर्ण दिन होता है, एक तारीख होती है। इस दिन हमारे तत्कालिक सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की आताताइयों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिससे निरंकारी मिशन के अनुयायियों में बहुत उबाल था। लेकिन जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गद्दी संभाली तो उन्होंने एक ही लाइन में सारे उबाल को समाप्त कर दिया कि ये रक्त का बदला हम रक्त लोगों को दान दे के करेंगे। ये रक्त नालियों में बहाने के लिए नहीं है, ये रक्त नाड़ियों में बहाया जाए। अपने रक्त को हम मानव के नाड़ियों में दे करके उनके जीवन को बचा सकते हैं। तब से 1984 से अब तक अनवरत निरंकारी मिशन हर 24 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। आज पूरे देश में लगभग 185 जोन मुख्यालयों पर ये रक्तदान का विशाल कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से यहाँ रक्तदान देने वालों का रेला लगा हुआ है। अब तक लगभग 80 से ज़्यादा रक्तदानियों ने अपना रक्तदान दे दिया है और भारी संख्या में यहाँ रक्तदान होने की संभावना है। पिछले साल लगभग 270 रक्तदान यूनिट यहाँ रक्तदान हुआ था। इस साल उससे बढ़ करके रक्तदान होने की संभावना है। लाखों रुपए खर्च कर बने अत्याधुनिक बस स्टेशन में अब भी यात्री सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। जिन दरवाजों पर ताला कल लटका हुआ करता था, उन पर आज भी ताला लटका हुआ है। महिला पुरुष शौचालय, AC वेटिंग रूम का ताला तो जिस दिन से बंद है, उस दिन से आज तक कभी भी यात्रियों के लिए खोला गया नहीं लगता। यात्रियों के बैठने की, बसों के नियत स्थान पर खड़े होने की व्यवस्था में भी अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। भव्य इमारत देखकर नाम बढ़े व दर्शन छोटे जैसे हालात से यहाँ के यात्री दो चार हो रहे हैं। चुनावी बेड़े में बसों को लगा दिए जाने से बसों का भी टोटा खड़ा हो गया है। लिहाजा यात्री सुविधाओं के अभाव से यहाँ जूझते हुए बसों का इंतजार करने के लिए लोग मजबूर हैं। हम आजमगढ़ से इलाहाबाद जा रहे हैं।
नहीं, यहाँ क्या समझता है, क्या अभी यहाँ पर व्यवस्था है? यहाँ धूप बहुत है और बैठने की कोई जगह नहीं है और न पानी पीने की कोई व्यवस्था है। यहाँ का निर्माण कार्य अभी तक कितना चल रहा है? क्या निर्माण कार्य तो इतने धीरे धीरे गति से हो रहा है, एक दिन में एक तो गड्ढा खोदते हैं और आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा कहीं खड़ी करने की जगह नहीं है। चारों तरफ पैसेंजर आने जाने में बड़ी दिक्कत है, ईंटा गिरा, मिट्टी गिरी है, इस तरह से बड़ा यात्रा करने में परेशानी। यहाँ पर गाड़ी भी नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए कितना तक यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं और न कहीं बैठने की जगह है, कोई इंक्वायरी भी नहीं है कि जाकर के वहाँ पूछताछ करें कहाँ कौन बस जा रही है, कोई बताने वाला नहीं है। दुकानदारों से पूछ करके तो लोग जा रहे हैं। क्या इतना बड़ा रोडवेज बना अभी अधूरा पड़ा हुआ दुकान? और रोडवेज तो कंप्लीट लगभग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाहर है बसों को लगने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई यार्ड बना है उसके लिए। पूछताछ में जाइए तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। दुकानदारों से पूछ करके तब यात्रा हो रही है।